अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर का थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। रशियन फोर्सेस ने कल 40 टाउन्स जो यूक्रेन में थे उनको बॉम्ब किया है। ये ईस्टर्न डोनबास का रीजन था और यहाँ पर उन्होंने अपने मिलिट्री प्रेजेंस भी ज़्यादा कर दिया है। ये रशिया का कीव और खार्किव जो दो बड़े शहर हैं यूक्रेन के, उसको कैप्चर करने में फेल हुए तो उसके बाद उन्होंने डोनबास के एरिया पे फोकस अपना बढ़ा दिया है, इस साइड पे अपना फोकस कर दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इस वीक कहा था कि ये मसला जो है, ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो डायरेक्ट टॉक से ही हल हो सकता है। मॉस्को ने कुछ शिप्स को भी ब्लॉक कर दिया है सदर्न पोर्ट पे, जो कि यूक्रेन का ग्रेन और सनफ्लावर जो है वो ब्लैक सी की तरह एक्सपोर्ट होता था। तो इससे जो है तो जो सप्लाई चेन का इशू है वो और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा रशिया ने ब्लेम किया है वेस्ट को कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं बाय हेल्पिंग यूक्रेन की मदद करने से इस कॉन्फ्लिक्ट को वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मालपास ने कहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल रिसेशन आने का खतरा है। चाइना से अगर देखें तो चाइना की इकोनॉमी में, चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है जो कि एक की पिलर है उसके इकोनॉमी का, उसमें एक शार्प डिक्लाइन हमें इस साल में नज़र आया है। और ये बेसिकली चाइना के जो क्लैम्प डाउन्स थे कोविड की वजह से, उन्होंने जो लॉकडाउन्स लगाए हैं उनकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है। अब गवर्नमेंट ने इसको बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर दिए हैं, डाउन पेमेंट्स भी कम कर दिए हैं और सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये खबर इसलिए ज़रूरी है इन्वेस्टर्स, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उसकी ग्रोथ या उसमें रिसेशन या श्रिंक होना, ये दोनों ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कमोडिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल को। तो इसीलिए चाइना की इकोनॉमी को वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। कल जो चाइना के प्रीमियर हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी अपनी कैबिनेट की मंगवाई, बिकॉज जो चाइना का जो ग्रोथ है वो 5 से नीचे 4.5 एक्सपेक्टेशंस उसकी आ गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अब वो न्यू पॉलिसीज़ लाना चाहती है ताकि चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। अगर चाइना की इकोनॉमी में सब्सटेंशियल ग्रोथ नज़र नहीं आती या रिवाइवल नज़र नहीं आता और ये जो उसका श्रिंकनेस है ये कंटिन्यू होता है, तो इसका इफ़ेक्ट ऑयल और दूसरी बड़ी कमोडिटीज़ पे डेफिनेटली पड़ेगा। ऑयल की अगर हम न्यूज़ देखें तो ऑयल की जो है स्टॉक पाइल्स, जो यूएस के स्टॉक पाइल्स हैं वो 1 मिलियन बैरल जो है लास्ट वीक वो कम हुए हैं। इसके अलावा ईयू ने प्लान किया है कि वो स्पेन और इटली में एक पाइपलाइन स्पेन और इटली के दरमियान इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिससे जो स्पेन में टर्मिनल्स हैं एलएनजी के वो यूज़ हो सकते हैं सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। और जो यूएस प्रोड्यूसर्स हैं यूएस में एंड मेक्सिको में, उनका जो है आउटपुट उन्होंने सेम ही रखा है, वो उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे। तो ऑयल का भी हमारे पास मिक्स डाटा है, कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिससे हम कह सकें कि वो ऑयल के सप्लाई या डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा। मोस्टली चॉपी रहने का उसका ज़्यादा है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड
कंट्रीज जो है कोशिश कर रही है सप्लाई को मैनेज करने के लिए, और जो कि अभी उसका कोई क्लियर हमें रास्ता मिल नहीं रहा। इम्पॉर्टेंट स्टॉक इंडिसेस की अगर हम बात करें तो कल जो है हमारे पास यूएस के S&P 500 और नैस्डैक ये थोड़े हायर क्लोज हुए हैं, बिकॉज FOMC मिनट्स जो रिलीज़ हुई थी उनमें से पॉलिसी जो है वो मॉडरेट हॉकिश उसका टोन था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में हमने थोड़ा सा रिबाउंड देखा। FOMC मिनट्स के मुताबिक FOMC प्लान कर रही है कि वो जून जुलाई में और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ऑलमोस्ट 0.5%, ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर आज देखें तो हमारे पास कल की जो न्यूज़ है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारे पास जो रिलीज़ हुआ था वो जर्मनी से न्यूज़ रिलीज़ हुआ था। GDP ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर जो थोड़ा सा बेहतर रिलीज़ हुआ था, बल्कि प्रीवियस से फोरकास्ट से थोड़ा सा अप गया था। फोरकास्ट जो था वो प्रीवियस से बेहतर था। GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो था वो भी फोरकास्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट आया और प्रीवियस से हायर आया। तो ये हमारे पास यूरो में थोड़ा सा हमने उसमें स्ट्रेंथ इसकी वजह से दिखी। फिर उसके बाद ECB प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच थी। लेगार्ड का जो स्पीच थी वो इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकी, जिसके वजह से जब स्पीच चल रही थी तो हमने नोट किया कि प्राइसेस जो थी वो यूरो की वो नीचे रही। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन की थी, चौपी रही, फिर उसके बाद डिक्लाइन की। यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट और FOMC की मीटिंग थी। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी 3 साल से उम्र ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड इसमें ये टीवी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, फ्रिज वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, और ये इसके जो मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं ये उसकी रिपोर्ट होती है, और ये परसेंटेज में बेसिकली होती है कि चेंज बताए। ठीक है, सो प्रीवियस से 0.6%, फोरकास्ट भी सेम रहने के चांसेस थे, लेकिन एक्चुअली आया है हमारे पास 0.4%। ठीक है, कम आया। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का जो ऑर्डर्स हैं उसमें थोड़ा सा परसेंटेज चेंज जो है वो कम हुई है, फिर भी पॉजिटिव हुई है लेकिन कम पॉजिटिव हुई है। 0.6% एक्सपेक्टेड था, 0.4% आया। ठीक है, अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और इन चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो उसमें प्रीवियस 1.1% था, फोरकास्ट 0.6% था। मतलब फोरकास्ट लोग कर रहे थे कि कम आएगा, लेकिन आया 0.3%। ठीक है, इसीलिए अगर आप डॉलर को कल कंपेयर करें तो डॉलर में आपको यूरो और पाउंड की के अगेंस्ट अराउंड 5 o'clock 5:30 आपको उसमें थोड़ी सी 15-20 पॉइंट की वीकनेस नजर आई है। लेकिन उसके बाद आपके पास आ गया हमारे पास 11 बजे FOMC मीटिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मॉडरेट हॉकिश उनका टोन था मीटिंग्स में। जून जुलाई में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज वो स्टिल समझते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, और FOMC से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो काफ़ी हॉकिश टोन रखें, लेकिन इतना हॉकिश नहीं था, मॉडरेट रखा उन्होंने, जिसकी वजह से मार्केट में हमने कोई ख़ास हलचल नहीं देखी। अगर हम आज के दिन जाते हैं तो आज हमारे पास जो न्यूज़ है 5:30 बजे कनाडा से एवरेज वीकली अर्निंग्स है ईयर ऑन ईयर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, जितना रिटेल हुआ कनाडा में उसका मार्च का रिपोर्ट निकलेगा। प्रीवियस 0.1% चेंज था, अब फोरकास्ट है कि 1.4% का पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, अगर फोरकास्ट के लगभग आता है तो, या फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो कनेडियन डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, अगर कम आता है तो नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है, कल भी कस्टमर की कॉल आई थी ट्रेडर की कि वो कह रहा था कि 1.4% मतलब फोरकास्ट जो है वो तो हायर आया तो फिर क्यों नहीं बढ़ा। जब देखिए फोरकास्ट के लगभग आते हैं ना, तो वो ऑलरेडी मार्केट प्राइसिंग कर चुकी होती है, उसमें ज़रा मूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर फोरकास्ट से फिगर ऊपर नीचे आए तो फिर जो है आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे पास इंपॉर्टेंट है GDP ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
सेकेंड एस्टिमेट है ये। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है ये आप जीडीपी ये बताता है कि यूएस की इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई, कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुए, उसके हिसाब से वो उसको जीडीपी कहते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई। ठीक है, तो ये प्रीवियस 6.9%, फोरकास्ट -1.3%। जीडीपी में जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कम चेंज, नेगेटिव चेंज एक्सपेक्ट कर रही है। ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर इससे भी बुरी आई तो आप यूएस डॉलर में वीकनेस देख सकते हैं। 5:30 बजे ये डाटा है, सो लिहाजा हम 5:30 बजे तक थोड़ा सा एहतियात भी करेंगे ट्रेड्स लगाने में। फिर 7 बजे आपके पास आता है पेंडिंग होम सेल्स ईयर ऑन ईयर, कि कितने होम्स की जो सेल्स थी वो जो पेंडिंग थी प्रीवियस उसमें उनका क्या चेंज आया। ठीक है, वो ये प्रीवियस -8.2% था। देखते हैं कि इस बार क्या आता है। सेम होता है होम्स का जो डाटा होता है ये इकोनॉमी के लिए प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर ये डाटा बेहतर आता है तो इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट, करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर ये डाटा जो है नेगेटिव आता है तो इसमें हमारे पास डॉलर पे वीकनेस के चांसेस हैं। कल का दिन अगर देखें 11 बजे से पहले, 1 बजे से पहले कर लेते हैं, बिकॉज हमारी जो वीडियो है वो नॉर्मली 1 बजे तक रिलीज होती है। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रिटेल सेल्स है 6:30 बजे। जो AUD को ट्रेड कर रहे हैं वो इसको नोट करें। हमारे पास प्रीवियस 1.6% और फोरकास्ट 0.9%। ठीक है, मंथ ऑन मंथ है, मतलब रिटेल सेल्स ऑस्ट्रेलिया का कम होने के चांसेस है, फोरकास्ट है कि कम हुए होंगे। देखते हैं कि एक्चुअल क्या आता है। अगर एक्चुअल भी इसी के लगभग आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, आप इतनी मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन अगर फोरकास्ट से भी ऊपर नीचे आए तो फिर आपके पास चांसेस हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कुछ मूवमेंट देखें। और 6:30 बजे आपके पास फिर चाइना से है, और उसके बाद 5:30 बजे US से है। ये हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज तब तक हमारी वीडियो भी रिलीज हो चुकी होगी। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में इतना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं चार्ट्स हमें क्या कहते हैं। चार्ट्स में सबसे पहले हम यूरो USD की बात करते हैं। यूरो USD जो है कल के दिन में उसने लो किया 1.0638 पे और फिर वापस प्रीवियस डे के लो से ऊपर क्लोज हुआ, और आज जो है वो अपने ओपनिंग से लो ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका H1 का चार्ट देखें और देखें तो कल के दिन हमने रेकमेंड किया था कि यहाँ पर थी करंट पोजीशन, मैं आपको थोड़ा सा मार्क भी कर दूँ, यहाँ पर थी करंट पोजीशन, एंड हमने उसको प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगी और 1.066 या 65 से वापस बाउंस करेगी। 1.06 से तो बाउंस नहीं किया उसने, लेकिन 1.0638 या 40 के लिए वहाँ से उसने बाउंस किया और ऊपर गई, उसने हाई किया 1.0700। 1.0700 को इसने क्रॉस नहीं किया ऊपर, और अब वो नीचे 0.660 पे ट्रेड कर रही है। इसमें अगर आज हम, पहले मैं ये हटा दूं कल के एरोस, अगर हम आज का देखें कि आज क्या पॉसिबिलिटी है, तो आज के दिन में कंसोलिडेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा मार्केट 1.0640 और 1.0750 के दरमियान। ठीक है, हमारे पास कुछ न्यूज़ भी हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम इसको कंसोलिडेशन में रखेंगे, और ये हमारा पाथ होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि ये हमारा पाथ पॉसिबल है। 1.0640 से को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, उससे पहले या उस पे आके वो बाउंस कर जाएगा। ठीक है, और वापस
क्या टारगेट करेंगे 0.70। अच्छा, इसमें पॉसिबल है कि ये 0.640 से पहले रिटर्न कर जाए। जो हमारा प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था 0.650 का, शायद वहाँ से कर जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो उसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उसके से लग रहा है कि ये 0.640 तक अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पाथ होगा, इसको आप लाइक वाइज हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर 0.640 को ये क्रॉस कर गया तो ये फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 0.600। ठीक है, ये फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा कि इसको कर सके। तो ये हमारे लिए आज का हमारे पास पैटर्न है जिसको हम फॉलो करेंगे ट्रेड के लिए। क्या रिकमेंड करेंगे, 0.640 या 50 के लगभग मैं बाय के ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और टारगेट करूँगा 0.700। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर 1.0640 के नीचे जो है वो हम सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और टारगेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 0.600 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 560 का। ये हमारे पास दो वो हैं। अच्छा, डाउन वाले को मैं डॉटेड कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा प्रेफर्ड नहीं था, ये हमारा सेकेंडरी स्टेप था। प्रेफर्ड जो है हमारा वो ऊपर वाला था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यूरो यूएसडी का ट्रेड स्ट्रैटेजी। बाइंग है, जितनी नीचे से बाइंग हो जाए बेहतर है हमारे लिए। ये हो गया आपका। ठीक है, एरोज को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि हमें कल के लिए अंदाज़ा हो सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पॉसिबल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और निकला क्या, कैसा रहा हमारा प्रेडिक्शन, कैसा रहा। वो जो हम ट्रेड्स लगाते थे उसमें ज़्यादातर फिर समझ नहीं आती थी कि क्या हुआ, इसलिए ये एरोस का ज़्यादा है। बल्कि मैं एक 0.640 पे एक बाय लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, जीबीपी की अगर हम बात करें तो जीबीपी 1.247 और 1.260 के दरमियान ट्रेड कर रहा है पिछले 3 दिनों से। ठीक है, हम आज के दिन भी इसी रेंज को कंटिन्यू कराएंगे। अगर आप हमारा 1 आवर का चार्ट हम देखें जो कल हमने एरोज ड्रॉ की, तो उसमें हमने 1.2669 मतलब 2560 या 2570 पे रिवर्सल कहा था, फर्स्ट रिवर्सल, या हमने कहा था कि 2590 या जो 2600 है उस पर रिवर्स होगा। वो ऐसे ही हुआ, पहले 25 जो 60 था उस एरिया से नीचे थोड़ा ये रिवर्स हो गया और उसने 12470 तक जाके लो किया, जो कि हम आप एरोज देख रहे हैं हमारा फर्स्ट चॉइस जो था वो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो जब इसने रिबाउंड किया है तो ये 2590 2960 तक गया है। थोड़ा सा इसने ऊपर ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट के, फिर उसके बाद वापस इसके नीचे ट्रेड करने लग गया और अब ये 2550 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन के लिए अगर हम करेंगे, पहले मैं कल के सारे एरोज रिमूव कर दूं सो दैट हमारे पास क्लियर हो जाए ज़रा थोड़ा सा। ओके, सो आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं 2470 और 26। ठीक है, बेसिकली ये 25 के लगभग और 27 के लगभग का एरिया हम इसको टारगेट करेंगे। हमारे पास देखें अभी जो वो ट्रेड कर रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करे जो पिछले हमने उसे ड्रॉ किए। ठीक है, अब अगर इस पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे आएगा सीधा 2525 और फिर उसके बाद 2500, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक और अगर आप देखें पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर ये करेगा तो ये ऐसे मूवमेंट इसका करेगा अगर ये ब्रेक करे। ठीक है, और
उससे नीचे हमारे पास पॉसिबिलिटी है 2470 की, या जो कल का उसका लो है 2490, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इसका हुआ। इन केस अगर वो ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा 2700, या जो उसका कल का हाई है, कल का और आज का जो उसने हाई बनाया, या वो रिटर्न करेगा 25 के एरिया से, इसकी पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब चूंकि हम इसको रेंज प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी विल डू इसके हमारी प्रेफर्ड होगी बाइंग। ये 1 2 3 लेवल्स हैं, इसमें जो भी लेवल हमें मिल जाए उस पर हम बाइंग कर लेंगे। तीसरा लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ 2490। ठीक है, ये 2490 का एरिया जो है ये भी हमारे पास बाइंग के लिए हो सकता। सो ये 3 लेवल्स हमारे बाइंग के लिए होंगे। स्टॉप लॉसेस हम इनसे नीचे लगाएंगे, एवरेजिंग कर लें तो बेहतर है। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, थोड़ी भी ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये 3/22 की लोकेशन होगी हमारे पास। अगर इससे भी ये नीचे चला गया जो कि इसका रेंज का लो है तो फिर हमारे पास 2430 जो है वो नेक्स्ट प्रीटी मच के वो मुश्किल ही है। अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आया तो कर लेगा, वरना मुश्किल है। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑप्शन। एक बाई हम यहाँ लगा दें अभी करंट पोजीशन में, एक बाई छोटी सी हम फिर जब और नीचे अगर गई तो वहाँ लगा देंगे, अगर और भी नीचे गए तो, एंड दैट विल बी 3/22 की हमारी एक एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए पाउंड के लिए ये नई स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट में हमें 1842 का इसने कल लो किया और 1870 का इसने हाई किया। ठीक है, पिछले, और अभी ये 1846 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लोज टू 1842 का लो। ठीक है, तो इसको देखते हैं 1 आवर चार्ट पे कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले कल का देख लें। कल का हमने एरो लगाए थे, ये करंट पोजीशन थी, हमने कहा था ये पहले ऊपर जाएगा, शायद 1862 से रिटर्न कर जाए या 1869 से, जो कि इसने नहीं किया। ठीक है, वो ये कल के पोजीशन से ही सीधा 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 नीचे 1842 पे गया और फिर 1842 से इसने बाउंस किया। ठीक है, तो आज का हम देखते हैं कि कल के मैं हटा देता हूं, आज क्या पॉसिबिलिटी थी। अच्छा, आज का अगर हम देखें तो 1842 हमारे पास लेवल है। थोड़ा सा 1 आवर पे हमें नजर आ रहा है कि अपिश है। 1850 तक जाने के चांसेस हैं, फिर 1850 से ये शायद दोबारा थोड़ा सा अटेम्प्ट करे, मे बी 1845 वगैरह पे पहुंचे, या यहाँ से ये 1842 पे दोबारा अटेम्प्ट करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, अगर इसने नीचे जाना होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, मेरे को तो टू मच हो गया। हमारे पास एक ये हाई भी नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये रिटर्न करके और 42 इसके लेवल तक जाने के, अगर इसने नीचे नहीं जाना हो और यही इसका बॉटम हो तो फिर ये इसको ब्रेक करके 1855 और 1862 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। एटीन 52 के एरिया को वॉच करें, अगर इसको ऊपर इसने ब्रेक कर दिया तो बाय कर लें, अगर ब्रेक ना किया तो सेल कर लेंगे। ठीक है, हम भी अपने 1852 के लगभग इसको ऑर्डर छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये गोल्ड के लिए आपके पास अच्छा ट्रेड सेटअप है। हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी को हम ट्रेड कर लेते हैं, इसके ऊपर बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि मार्केट में इस वक्त कोई अनसर्टेनिटी है कि समझ नहीं आ रही कि सप्लायर्स और डिमांड को कैसे काउंटर किया जाए। ठीक है, सप्लायर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो अब
स्पेशली रशिया कोशिश कर रहा है कि वो अपने ऑयल को बेचे। बायर जो है उनको समझ नहीं आ रही कि वो रशिया से कैसे अपनी डिपेंडेंसी को हटाएं, इसलिए मार्केट जो है वो चॉपी है। ठीक है, 4-5 दिनों से अगर आप देखें तो वो 109 से ही पीरियड बना के उसको हवर कर रही है। ठीक है, अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें तो कल हमने यहाँ पर पोजीशंस थी ऑलमोस्ट, कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि थोड़ा ऊपर जाके ये रिवर्स कर जाएगा और 108.35 तक इसके चांसेस थे, जो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 135 तक 108 तक ही आके इसने फिर उसके बाद बाउंस किया। यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऊपर जाएगा, लेकिन उसने 110 से आगे नहीं गया। ठीक है, फ्यूचर्स में 111 और स्पॉट में 110 से आगे नहीं गया। ठीक है, तो कल का ये मैं हटा देता हूँ और आज का हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। यूरो ऑयल में चॉपी रहने का ज़्यादा वो है और यही इसके लेवल्स रहेंगे, 109 से ऊपर नीचे ये रहेगा। अब इस तरह के चांसेस में हम बाइंग करेंगे अगर हमारे पास दोबारा 108 का एरिया मिल गया। ठीक है, या हम सेल करेंगे अगर हमें 110 का या फ्यूचर्स पे 111 का एरिया मिल गया। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल पैटर्न है जो कि हम इसको उसके मुताबिक मूव करेंगे। ठीक है, ये मैं छोटा कर देता हूँ। चूंकि वी आर अज्यूमिंग के रेंज कंटिन्यू होगा कोई फंडामेंटल एप्लीकेशन के अलावा, तो ये हमारी पॉसिबल वो है कि हम इस एरिया पे बाई करें और इस एरिया पे सेल करें। ठीक है, ऊपर वो 110-111 के पास सेल करें और 108 के लगभग हम इसको बाई करें। ठीक है, ये हमारा इसी रेंज को कंटिन्यू करने का होगा। पहले ऊपर चला गया, पहले नीचे चला गया, डजंट मैटर, बट हम इसी को ट्रेड करेंगे। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।